18 अप्रैल 1912 अमेरिका का न्यूयॉर्क में रात के 9:30 बजे करीब 40,000 लोग किसी का इंतजार कर रहे थे। ये वो काली रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिन से ये लोग एक जहाज का इंतजार कर रहे थे जिसका नाम था कारपेथिया। कारपेथिया जहाज अपने साथ एक ऐसा कहानी लेकर आया था जिसे सुनकर आज भी लोगों के दिल दहल जाता है। एक ऐसा जहाज था जो कभी नहीं डूब सकता था, जिसका नाम था आरएमएस टाइटैनिक, जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगियां समंदर के हवाले कर दिया। और कारपेथिया जहाज पर मौजूद थे उस चुनिंदा लोग जिसने टाइटैनिक के रौद्र रूप को आंखों से देखा है। ये इतिहास का वो दिल दहला देने वाली घटना था जिसको कोई भी लोग नहीं भूल सकते। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, उस टाइम एक अलग ही माहौल था, क्योंकि लोगों ने टाइटैनिक के बारे में इतना कुछ सुन रखा था कि टाइटैनिक की विशालता और सुंदरता को देखने के लिए उमड़ पड़े। ऐसा माना जाता था कि करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोग सिर्फ टाइटैनिक की भव्यता को देखने के लिए आए थे। और टाइटैनिक को देखने इतना लोग क्यों नहीं आते, क्योंकि टाइटैनिक था ही इतना भव्य। जहाज 269 मीटर लंबा था और उसकी ऊंचाई 53 मीटर थी, जो कि एक 8 मंजिला ऊंचाई इमारत से भी ज़्यादा ऊंचा था। ये जहाज बाहर से देखने में जितना भव्य लगता था उससे ज़्यादा आलीशान तो उसके अंदर था। ये इतना लग्जरियस जहाज था कि उसमें तो बड़े बड़े ग्राउंड स्टेयर्स, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी सब कुछ था। मानो कि टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जरियस होटल था जिसमें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। टाइटैनिक लग्जरी के मामले में खास था ही, पर उसको और एक बात खास बनाती थी, वो है टाइटैनिक की सेफ्टी। ये उस समय की सबसे बड़ा, सेफ और मजबूत जहाज था। टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि जिसका दूसरा नाम ही था अनसिंकेबल जहाज, मतलब कभी ना डूबने वाला जहाज। देखा जाए तो टाइटैनिक था ये एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, क्योंकि इसको बनाया ही कुछ इस तरह से था। इसमें डबल बॉटम हॉल की इस्तेमाल किया गया था। दरअसल हॉल जहाज का इस बाहरी आवरण को बोला जाता है जो जहाज को मजबूती देता है। ये स्टील का बना एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है, इससे आप जहाज की हड्डी भी बोल सकते हैं। ये जहाज की मेन बॉडी होता है। टाइटैनिक का ये हॉल वैसे भी मजबूत था ही, लेकिन इसे और ज़्यादा सेफ बनाने के लिए टाइटैनिक के इस नीचे वाले हिस्से यानी बॉटम में डबल हॉल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल समुद्र में कोई शिप चलती है तो उसका ज़्यादातर इस नीचे वाले हिस्से में किसी अंदरूनी चट्टान या अन्य चीज़ों से टकराने का डर रहता है। तो टाइटैनिक का डबल बॉटम हॉल होने की अगर इसका निचला वाला हॉल किसी आइपैक में टूट भी जाए तो दूसरा हॉल टाइटैनिक को सुरक्षित रखेगा और इसे डूबने से बचा लेगा। और टाइटैनिक का दूसरा सेफ्टी फीचर्स इसे और ज़्यादा सेफ्टी बना देता है। दरअसल टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। दरअसल जहाज का ये निचले वाला भाग शिप का मेन पोर्शन होता है जो पानी के अंदर चलता है। अब अगर मानकर चलो कि जहाज के इस वाले हिस्से में कहीं पर भी कोई छेद हो जाए तो धीरे धीरे जहाज के अंदर पानी भरने लगेगा और कुछ समय बाद जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन टाइटैनिक के इस निचले हिस्सों को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। इससे फ़ायदा ये होने वाला था कि अगर जहाज़ कोई चट्टान से टकरा जाता है और लीकेज होता है तो पानी सिर्फ उसमें ही फ्लो करेगा जिस कंपार्टमेंट्स का डैमेज हुआ है, और जो कंपार्टमेंट्स डैमेज नहीं हुआ है उसमें पानी फ्लो नहीं करेगा। जहाज डूबने से बच जाएगा। टाइटैनिक इतना बड़ा था कि अगर 16 से 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाए तो ये जहाज डूबने वाला नहीं था। और ये भी एक असंभव सी बात थी, क्योंकि एक साथ 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाए। कंपार्टमेंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो भला कैसे एक चट्टान जहाज को डुबा सकती थी। इसीलिए ये जहाज को कभी ना डूबने वाला जहाज यानी अनसिंकेबल जहाज बोला जाता था। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने करीब 3 साल में बनाकर तैयार किया था। अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हो चुका था। उसके कुछ दिन के बाद मतलब 10 अप्रैल 1912 को इसे अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। जहाज में उस समय के बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे। कुछ ऐसा प्रवासी भी थे जिन लोग अमेरिका जाकर एक नया जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। इस जहाज का कैप्टन थे 62 साल का एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो कि एक अनुभवी कैप्टन थे। ऐसा माना जाता है कि ये इनका आखिरी सफर था, उसके बाद वो रिटायरमेंट लेने वाले थे। इस जहाज पर 2240 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स थे।
वैसे तो साउथ हाइटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए 7 से 8 दिन का समय लग जाता है, पर टाइटैनिक उस जमाने का सबसे बड़ा और सबसे तेज चलने वाला जहाज था। तो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि ये टाइटैनिक सिर्फ 6 दिनों में ही न्यूयॉर्क पहुंचे। लोग टाइटैनिक की भव्यता के साथ साथ इसके रफ्तार को भी जाने, इसलिए कंपनी के ओर से टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को इसकी फुल स्पीड में चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन मिले हुए थे। टाइटैनिक को बने हुए अभी कुछ ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, ना ही उसके ट्रायल्स या फिर सेफ्टी टेस्ट हुए थे। फिर भी टाइटैनिक को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था। इसका एक बहुत बड़ा कारण था। दरअसल व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की और एक शिप थी ओलंपिक, जो देखने में तो टाइटैनिक तरह ही थी, लेकिन वो इससे थोड़ी छोटी थी। इस वजह से ओलंपिक शिप को टाइटैनिक की बहन भी बोला जाता था। मार्च 1912 को ओलंपिक शिप में खराबी आ गई थी। इसी वजह से ओलंपिक इमरजेंसी बंदरगाह पर रिपेयर होने के लिए आई। अब ये शिप इतनी बड़ी होती है कि इनको रिपेयर होने में कई महीनों का समय लग जाता है। इस वजह से व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के बिजनेस इन महीनों में बंद पड़ जाता है। तो कंपनी ने अपने बिजनेस को जारी रखने के लिए अगले ही महीने यानी अप्रैल में अपनी नई शिप टाइटैनिक को लॉन्च करने का फैसला लिया। ये टाइटैनिक की पहली यात्रा थी, तो इसीलिए टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स में कुछ अनुभवी लोगों का होना भी जरूरी था। इसीलिए टाइटैनिक के कुछ क्रू मेंबर्स को हटाकर ओलंपिक के कुछ क्रू मेंबर्स को टाइटैनिक के क्रू में ऐड किया गया। टाइटैनिक के ऑफिसर थे जिसका नाम है डेविड ब्लेयर, उसके जगह पर ओलंपिक के एक ऑफिसर को नियुक्त किया गया। टाइटैनिक को जब छोड़कर डेविड ब्लेयर अपने घर जा रहे थे, वो अपने साथ अपनी लॉकर की चाबी भी ले गए। दुर्भाग्य से टाइटैनिक में मौजूद इकलौता डॉबिन भी उस लॉकर में बंद था। डेविड ब्लेयर के द्वारा की गई ये छोटी सी गलती आगे जाकर टाइटैनिक को डुबा देती है। आखिर वो घड़ी आ ही गई। मतलब 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक अपनी पहली ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना होता है। कैप्टन स्मिथ भी जानते थे कि सालों के इस महीनों में समंदर के अंदर बहुत ज्यादा आइसबर्ग मिलते हैं। इस वजह से उन्होंने खतरे को अवॉइड करते हुए नॉर्दर्न रूट के सीधे रास्ते को छोड़ते हुए साउथर्न रूट के इस थोड़े लंबे रास्ते को चुना। दरअसल आइसबर्ग समंदर में मौजूद छोटे छोटे बर्फ के पहाड़ होते हैं। ये बर्फ के पहाड़ ग्लेशियर से टूटकर समंदर की लहरों में साथ बीच समुद्र में आ जाते हैं। आप इस मैप को देखिए, इसमें ग्रीनलैंड से बर्फ अटलांटिक ओशन में पहुंचते हैं। तो ये वाला जो रीजन है, इसमें अप्रैल के महीनों में बहुत ज़्यादा आइसबर्ग टूटकर आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन आइसबर्ग को अटलांटिक ओशन में पहुंचते पहुंचते करीब 2 साल लग जाता है, और अटलांटिक ओशन तक पहुंचते वो आइसबर्ग पिघलकर समुद्र के पानी में विलीन हो जाता है। जो आइसबर्ग बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वही अटलांटिक ओशन के बीच में आ पड़ता है। तो कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग के खतरे को टालने के लिए इस रास्ते के वजह से थोड़े दूर के रास्ते को चुना, जहां पर आइसबर्ग मिलने के चांसेस बहुत कम हो गए। समय था जिस समय पर आइसबर्ग को देखने के लिए कोई ज़्यादा खास टेक्नोलॉजी नहीं था। इस वजह से जहाज़ के सामने थोड़ी ऊंचाई पर यहाँ पर एक क्रोच नेस्ट होता है। इससे लुकआउट भी बोला जाता है। इस क्रोच नेस्ट में हमेशा 1 से 2 लोग डॉल्फिन लेकर बैठे रहते हैं, जो दूर तक सामने देखते रहते हैं कि जहाज़ के सामने कोई आइसबर्ग तो नहीं है जिससे जहाज़ टकरा जाए। और जब ये जहाज़ पानी में चलता है तो ये सभी जहाज़ वायरलेस रेडियो के जरिए एक दूसरे को संदेश भेजते रहते हैं कौन सी जगह पर क्या अड़चन है। जब टाइटैनिक आधे रास्ते पर पहुंच चुका था, तब इसको क्रोनिया शिप से आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिलती है। यह आइसबर्ग अभी टाइटैनिक से 1 दिन की दूरी पर था। टाइटैनिक पर सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स इस वायरलेस रेडियो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे और दूसरे जहाज के साथ संपर्क में बने हुए थे। 14 अप्रैल दोपहर को टाइटैनिक के आइसबर्ग होने की दूसरी चेतावनी मिलती है। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स इन चेतावनी के बारे में जहाज के कैप्टन को आकर कहते हैं। टाइटैनिक इस पहले सफर पर टाइटैनिक का मालिक जोसेफ ब्रूस भी था। जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के मालिक ब्रूस को आइसबर्ग की मिलने वाली चेतावनी के बारे में बताया, तो ब्रूस ने इन चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि इनका मानना था कि समंदर में आइसबर्ग मिलना एक आम बात है और जिस जहाज में वो बैठे हैं वो एक मजबूत और कभी ना डूबने वाला जहाज है। और ब्रूस इसमें नहीं चाहता था कि इस चेतावनी के लिए जहाज की स्पीड कम हो और जहाज अपने निर्धारित समय से लेट पहुंचे।
जहाज अभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था और अभी सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर था आइसबर्ग से। घन घन अंधेरे में समुद्र के पानी को तेजी से चीरते हुए टाइटैनिक आगे बढ़ता ही चला जा रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि जिस रास्ते में अभी वो चल रहे हैं उसके सामने एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान मौजूद है। रात के 11:30 बज चुके थे और अब टाइटैनिक आइसबर्ग से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था और जिस रफ्तार से टाइटैनिक चल रहा था उस रफ्तार से ये अगले 10 मिनट में आइसबर्ग के पास पहुंचने वाला था। टाइटैनिक के क्रूज नेक्स्ट में दो बहादुर फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली ये दोनों कड़कड़ाती ठंडी और रात के काले अंधेरे में टकटकी लगा के जहाज के सामने आने वाली आइसबर्ग को देख रहे थे। इन दोनों के लिए परेशानी ये थी कि जहाँ पर ये बैठे हैं उन्हें वहाँ पर ठंडी हवा का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से इनकी आंखों से आंसू निकल आते। इनके पास कोई दूरबीन भी नहीं था, जिस वजह से ये ज़्यादा दूर की चीज़ों को देख भी नहीं पा रहे थे। कम रोशनी में आंखों से ज्यादा दूर मौजूद चीजों को देख पाना असंभव था। रात के 11:39 पर क्रूज नेक्स्ट में बैठे फ्रेडरिक फ्लीट को दिखाई देता है कि सामने एक आइसबर्ग है। उसने बिना देर किए जल्दी से 3 बार घंटी को बजाया और तुरंत ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर को फोन करता है और बताता है कि सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ो। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने जैसे ही इस चेतावनी को सुना उसने तुरंत एक्शन लेते हुए जहाज को रोकने के लिए फुल स्पीड में रिवर्स में इंजन को चालू कर दिया और जहाज को तेजी से लेफ्ट साइड में मोड़ने लगा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। जहाज की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इतने कम समय में रिवर्स इंजन चालू करने के बाद भी इसे रोक नहीं जा सकता था और जहाज इतना बड़ा था कि कम डिस्टेंस में एकदम इसको मोड़ा नहीं जा सकता था। काफी हद तक टाइटैनिक के रास्ते को मोड़ा दिया गया, लेकिन फिर भी रात के 11:40 पर टाइटैनिक का आगे राइट वाले हिस्से बर्फ की चट्टान से टकराया और ये टकराव इतनी जोर से हुआ कि जहाज पर मौजूद सभी यात्रियों को इसने हिलाकर रख दिया। दुर्भाग्य से टाइटैनिक के डबल बॉटम हॉल किस काम नहीं आया, क्योंकि आइसबर्ग से ये इम्पैक्ट जहाज के साइड में हुआ था जहां पर सिंगल लेयर ही लगी थी। जब कैप्टन स्मिथ ने नुकसान की जांच पड़ताल की और जहाज में हुए नुकसान को देखा तो पता चला कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट्स डैमेज हो चुकी है और उसमें तेजी से पानी भरता जा रहा है। ये देखकर कैप्टन स्मिथ शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट्स के भरने तक ही तैर सकता था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने का मतलब था कि जिस जहाज को अभी तक अनसिंकेबल बोला जा रहा था वो अब डूब जाएगा। टकराव को अब तक 20 मिनट गुजर चुके थे और रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ क्रू को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए कहा ताकि आसपास मौजूद कोई जहाज उन्हें बचाने के लिए आए। और वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिक्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने में जुट गए, लेकिन दुर्भाग्यवशतः आसपास कोई भी जहाज ऐसा नहीं था जो टाइटैनिक द्वारा भेजा जा रहे डिस्ट्रेस सिग्नल को पकड़ पाए। 6 कंपार्टमेंट्स पानी से भर चुके थे और पानी अब डेक के ऊपर से बहने लगा। कैप्टन स्मिथ लाइफ बोट्स को समंदर में उतारने का आदेश देते हैं और सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाने लगा। दुर्भाग्यवशतः उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थी और एक लाइफ बोट की क्षमता केवल 65 की ही थी। 20 लाइफ बोट के द्वारा केवल लगभग 1200 लोगों के ही बचाया जा सकता था और जहाज पर 2200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। हड़बड़ी में शुरुआत में जो लाइफ बोट्स उतारी जा रही थी उसमें केवल 27 से 28 लोगों को ही भेजा जा रहा था और लाइफ बोट्स को केवल आधा ही भरा जा रहा था। प्रोटोकॉल ये था कि पहले बच्चों और औरत को ही भेजा जाएगा। जहाज पर अभी भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो मान के चल रहे थे कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता और वो रिलैक्स थे। इधर जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जा रहे थे और सौभाग्य से इनका डिस्टेंस सिग्नल पास में मौजूद एक जहाज कार्पेथिया को मिलता है और 12:30 पर कार्पेथिया जहाज से संदेश आता है कि वो टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने आ रहे हैं। लेकिन
बैड किस्मत ये थी कि कार्पेथिया अभी भी टाइटैनिक से करीब 107 किलोमीटर दूर था और कार्पेथिया अपनी फुल स्पीड पर भी चलता तब भी कार्पेथिया को टाइटैनिक तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लगने वाला था। अब सवाल ये था कि क्या 4 घंटे तक टाइटैनिक सरवाइव कर पाएगा। जैसे जैसे टाइटैनिक के आगे के हिस्से में पानी भरता जा रहा था वैसे वैसे जहाज आगे की ओर झुकता जा रहा था और जब टाइटैनिक का टिल्ट बढ़ने लगा तो लोगों में डर मच गई। अब सबको समझ आ चुका था कि टाइटैनिक अब डूब जाएगा और सब लोग अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश करते लगे। लाइफ बोट्स में फर्स्ट क्लास के लोगों को बचाने में ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी और 1:50 पर जब जहाज़ से आखिरी लाइफ बोट को उतारा गया उसके बाद भी जहाज़ पर 1500 से ज़्यादा लोग बचे थे। चारा और खौफ का माहौल था। जो लोग तैर सकते थे वो समुद्र के पानी में छलांग लगा रहे थे, लेकिन इस समय तो समुद्र भी बेरहम दिखा रहा था। समुद्र का पानी -2 डिग्री सेल्सियस तक इतने ठंडा पानी में कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 30 मिनट तक ही जिंदा रह सकता था। कुछ लोगों तो मौत को स्वीकार कर लिया और वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन इधर जहाज के क्रू मेंबर्स अभी भी मदद की आशा में डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते जा रहे थे। आसमान में फ्लेयर्स चलता रहता था ताकि आसपास मौजूद किसी जहाज का ध्यान उनकी ओर जाए और वो उनको बचा ले, लेकिन कोई भी जहाज उन्हें बचाने के लिए नहीं आता। टाइटैनिक में पानी की भरने की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन जैक फिलिप्स अभी भी अपनी जान की परवाह किए बगैर डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने में जुटे हुए थे। जब तक जहाज में इलेक्ट्रिसिटी थी तब तक फिलिप्स उनकी मदद करने आ रहे एकलौता शिप कार्पेथिया से संपर्क में बने हुए थे। कैप्टन स्मिथ ने अपने जहाज को ना छोड़ने का फैसला लिया। जब जहाज का आगे का भाग पूरी तरह से पानी के अंदर घुस चुका था तो शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाज पर अंधेरा छा गया। अटलांटिक ओशन लोगों की चीख से गूंज रहा था। जहाज का पिछले भाग पूरी तरह से हवा में खड़ा था और दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि टाइटैनिक 2 भागों में टूट गया और रात के 2:20 पर आरएमएस टाइटैनिक देखते ही देखते अटलांटिक महासागर में गोद में समा गया। कभी ना डूबने वाला जहाज महज 2 घंटे 40 मिनट में समंदर के गहराई में चला गया। 1500 से भी ज़्यादा लोग इस पर सवार थे। उनमें से कुछ इसके साथ डूब गए और कुछ को समंदर के ठंडे पानी ने मार डाला एंड कैप्टन स्मिथ एंड तक अपने जहाज पर ही डटे रहे। टाइटैनिक के डूबने के करीब 2 घंटे के बाद अगले दिन की सुबह में कार्पेथिया जहाज बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचता है और केवल 706 लोग ही इस हादसे में जिंदा बचे थे। 3 दिनों के बाद 18 अप्रैल 1912 को रात के 9:30 बजे कार्पेथिया न्यूयॉर्क पहुंचता है, पर 40,000 लोग तेजी बारिश में कार्पेथिया का इंतजार कर रहे थे। इस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हुए जिसका जवाब आज भी लोग खोज रहे हैं, लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जब टाइटैनिक डूबा था तब उस पर मौजूद और एक व्यक्ति को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक से 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज मौजूद था जो समय पर आकर मदद कर सकता था। ये वही एसएस कैलिफोर्निया जहाज था जिसने आखिरी बार टाइटैनिक को आइसबर्ग की चेतावनी भेजी थी। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि एसएस कैलिफोर्निया जहाज टाइटैनिक की मदद करने के लिए नहीं आया, जबकि उन्हें हॉराइजन में आसमान में जाने वाली फ्लायर्स भी दिखाई दे रही थी। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि समंदर में आइसबर्ग के खतरों को देखते हुए कैलिफोर्निया जहाज ने रात में आगे ना बढ़ने का फैसला लिया और उन्होंने रात में वायरलेस रेडियो को भी बंद कर दिया था, जिसमें उनको टाइटैनिक का कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव ही नहीं हो पाया। जब एसएस कैलिफोर्निया के क्रू ने टाइटैनिक से उड़ने वाले रॉकेट्स और फ्लेयर्स को देखा तो उन्होंने कैलिफोर्निया के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को इस बात की जानकारी दी। स्टैनली लॉर्ड ने अपने क्रू को मॉर्स लैंप से टाइटैनिक को संकेत भेजने को कहा और एसएस कैलिफोर्निया के क्रू मेंबर लियाम से टाइटैनिक को सिग्नल भेजता रहा, लेकिन शायद टाइटैनिक पर इतनी हड़बड़ी मची हुई थी कि किसी ने एसएस कैलिफोर्निया से आ रहे मॉर्स सिग्नल को नहीं देखा। दरअसल उस समय इस तरह की लैंप से दया और डांस के द्वारा एक दूसरे जहाज से संपर्क करने के लिए मोर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता था। काश कैलिफोर्निया जहाज का रेडियो ऑन होता तो शायद दुर्घटना में इतनी जाने ना जाती। टाइटैनिक के इस हादसे को हुए साल दर साल गुजरती जा रही थी, लेकिन एक सवाल जो लोगों को परेशान किए जा रहा था कि आखिर वो जहाज जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज बोला जाता था वो कैसे डूब गया। इस सवाल का जवाब
तभी मिल सकता था जब टाइटैनिक जहाज़ का मालवा मिले। खूब सारी खोजबीन की, लेकिन अटलांटिक महासागर की उसकी मालवा किसी को मिला ही नहीं रहा था। आरएमएस टाइटैनिक के मालवे को समंदर के गहराई में डूबते डूबते 70 साल से भी ज़्यादा का समय गुजर चुका था। तब जाकर सितंबर 1985 में पहली बार टाइटैनिक के मालवे की झलक देखने को मिली। अमेरिकन ओशियनोग्राफर रॉबर्ट वेलार्ड को वो व्यक्ति थे जिन्होंने टाइटैनिक के मालवे को खोज निकाला था, और जैसे वो मालवा मिला है तब से लेकर आज तक इस पर कई बार खोज भी होती रहती है। लेकिन टाइटैनिक के मालवे पर की गई संध्या ने इस बात की गूठी को सुलझा दिया कि ये अनसिंकेबल जहाज आखिर क्यों और कैसे डूबा। ओशियनोग्राफर्स के होश उड़ गए जब उन्होंने टाइटैनिक के मालवे को देखा, क्योंकि टाइटैनिक समंदर के बॉटम में 2 हिस्सों में टूटा पड़ा है। जहाज का आगे का हिस्सा बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, लेकिन पिछला वाला हिस्सा इतनी बुरी कंडीशन में है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये टाइटैनिक का दूसरा भाग ही नहीं है, और पिछला वाला हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से से करीब 2000 फीट की दूरी पर है। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि जब टाइटैनिक को बनाया गया था तब इसमें टाइटैनिक के हल को मजबूत देने के लिए जो रबर्स लगाई गई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की थी। यहाँ पर कंपनी ने जहाज को बनाते हुए कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की। अब क्योंकि कॉस्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इस वजह से जिस जगह पर आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराया उस जगह के रबर्स प्रेशर बढ़ने के वजह से खुल गए और पास में जुड़ी प्लेट्स अपनी जगह से फिसल गई, जहाँ से पानी को अंदर घुसने का रास्ता मिल गया। आज टाइटैनिक का मालवा समंदर के गहराइयों में वातावरण से लड़ाई करते हुए अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है, और ऐसा माना जाता है कि आने वाले कुछ सालों में समंदर के अंदर टाइटैनिक गायब ही हो जाए। ये तो था कभी ना डूबने वाला जहाज का डूबने का कहानी। तो आपको कैसे लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।